नस्य के बारे में कहा कि नस्य जो है षड्बिंदु तेल का नस्य बहुत अच्छा है। अब कफ में भी कई तरह की कंडीशन है ना। कफ में जिनको पॉलिप्स की प्रॉब्लम है, नाक बंद हो जाते हैं, एलोपैथी में जो ड्रॉप्स देते हैं तो तत्काल तो नाक खुल जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद फिर बंद हो जाता है। तो स्थायी उपाय क्या है? तो स्थायी उपाय उसमें जल नीति या सूत्र नीति तरीके से करनी चाहिए। तरीके से नहीं की जाएगी जल नीति तो पानी रुक जाएगा अंदर। तो नाक से पानी खींचना नहीं चाहिए कभी भी, मुंह से श्वास लेकर के बस नाक से निकाल दिया। और बल्कि नीति करने के बाद, जल नीति विशेष करके करने के बाद कपालभाति प्राणायाम थोड़ी करना चाहिए थोड़ी देर तक। और रुका हुआ पानी जो है वो कफ को और बढ़ा देता है। इसलिए जिनको नक्सीर आती हैं, जिनको नेत्र रोग हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, उनके लिए तो जल नीति। और सामान्यतः कफ रोगों में भी थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक डाल के करवाते हैं तो उससे कफ खत्म भी हो जाता है। पॉलिप्स की प्रॉब्लम में भी लाभ होता है। ज्यादा पॉलिप्स बढ़ जाते हैं तो सूत्र नीति विशेष रूप से लाभ करती है। तो जल नीति और सूत्र नीति भी ये कफ से रिलेटेड है। पॉलिप्स की खास करके प्रॉब्लम होती है तो उसमें लाभ करेगा। थोड़ी अंगुलियों की टॉप्स पर दबाने से भी कफ में विशेष लाभ होता है। सारे साइनस के पॉइंट है ये। मैंने देखा कपालभाति लगातार करने से जो कुछ भी नहीं कर पाते, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो नाक बंद हो जाते हैं, भस्त्रिका भी करते हैं तो फिर नाक बंद रहते हैं, बड़ी दिक्कत होती है। तो कपालभाति लगातार करने से नाक तो बहुत तेज गर्म हो जाते हैं और इससे धीरे धीरे जो है नासिका की जो अंतर झिल्ली है वो तो ठीक होती है। नाक में इतनी तेज गर्मी पैदा हो जाती है, अपने आप ही नेचुरल हीलिंग होने लगती है, ऑपरेशन जैसा हो जाता है, अपने आप ही पॉलिप्स खत्म हो जाते हैं। खैर, एक मैं घरेलू उपचार मैंने उपाय करके देखा कि 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके 1 चम्मच दे दिया तो जो पुराना नजला होता है ना वो तुरंत ठीक हो जाता है। पुराना नजला 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, ये मैंने बहुत बताया लोगों को। और इसका ये बादाम, काली मिर्च और खांड वाला जो ये प्रयोग है, 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड, इसका जबरदस्त रेस्पॉन्स आया है। अब देखो, अब मैं कफ के कुछ को प्रभाव बता रहा हूं। और ये तो काली मिर्च, बादाम, खांड, ये बहुत जबरदस्त प्रयोग है। सामान्य रोगियों के अलावा हमने कैसे कैसे रोगी ठीक किए? एक तो लंग फाइब्रोसिस के रोगी। लंग फाइब्रोसिस में फेफड़ों में श्वास को धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाती है और फेफड़े के जो सेल्स हैं वही काम करना बंद कर देते हैं। तो फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, गठाने जैसी हो जाती हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम रह जाती है। ऐसे रोगियों को जिनको लंग ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया था, लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए बोल दिया था, ऐसे रोगियों को भी हमने अच्छा किया है। लंग फाइब्रोसिस उसको बोलते हैं। बाकी जो स्टीरॉयड पर डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, इसका भी अटैक पड़ता है। जितने लोग हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज्यादा लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के अटैक होने से मरते हैं। मतलब छोटी बात नहीं है ये पूरे वर्ल्ड वाइज डेटा बता रहा हूं मैं आपको। जितने रोगी हार्ट अटैक से मरते हैं उससे ज्यादा रोगी रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से मरते हैं। इसलिए मैंने देखा जैसे हार्ट का अटैक होता है ऐसे अस्थमा का भी अटैक होता है, ऐसे अर्थराइटिस का भी अटैक होता है। ये कभी कभी किसी दोष का ऐसा भयंकर प्रकोप होता है कि वो जानलेवा हो जाता है। तो ठीक है,
यदि किसी को कभी अपवाद रूप में किसी को बहुत भयंकर अटैक पड़ा और उसको यदि थोड़े दिनों के लिए स्टेरॉइड भी कोई देता है, आजकल तो पफ में दे देते हैं स्टेरॉइड, तो अब कोई बात नहीं, अब दे दिया उसको जीवन रक्षा के लिए, लेकिन उसको भी बाद में आयुर्वेद के उपचार पर ही लाना, तभी उसका अस्थमा क्योर होगा। अस्थमा के बारे में एक गलत अवधारणा है, दमा तो दम के साथ ही जाएगा। हम कहते हैं दमा एकदम जाएगा। प्राणायाम का इसमें, क्योंकि अब देखो अस्थमा वाले को धीरे धीरे कराना पड़ता है, जोर से कराओगे तो अटैक आ जाएगा, उसको खांसी आ जाएगी। जैसे ऐसे कराओगे ना, ये तो करवा ही नहीं सकते आप उसको, ऐसे करवाते ही तो उसको अटैक पड़ सकता है एकदम से। और फेफड़े की जो संवेदनशील कोशिकाएं हैं उसे मर जाती है, इसलिए अस्थमा वाले को धीरे धीरे करवाना है। और धीरे, ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति। फिर अनुलोम विलोम जबरदस्त लाभ करता है। प्राणायाम बहुत जरूरी है अस्थमा के लिए, नहीं तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अब कफ का प्रभाव कहां कहां ज्यादा होता है? एक तो फेफड़े पर, दूसरा गले पर, तीसरा आंखों पर भी होता है। पुराने जमाने में आप सुनते थे ना, अक्सर लोग बात करते थे, बोले जी इसका तो आंखों पर नजला उतर आया तो चश्मा लग गया। बोले जिसका नजला तो बालों में उतर आया, बाल असमय में सफेद हो गए। ये भी होता है। माने कफ का प्रभाव जब सिर पर ज्यादा हो जाए तो बाल सफेद हो जाते हैं, आंखों पर ज्यादा हो जाए तो आंखों में चश्मा आ जाता है, कानों पर ज्यादा हो जाए तो कानों से सुनाई देना कम हो जाता है। कफ का प्रभाव फेफड़े पर ज्यादा आ जाए तो फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं। बहुत खतरनाक कुप्रभाव होता है ये कफ का कुप्रभाव। कफ और वायु ये सबसे ज्यादा खतरनाक रोग हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रकोप रहता है। आजकल पित्त का भी प्रकोप काफी रहने लग गया, ज्यादातर लोगों को एसिडिटी और ये तमाम प्रॉब्लम होने लग गई है। खैर, तो ये जो है थोड़ा आपको कफ के उपचार के बारे में बताया। और जो इसमें मैं नशे के तौर पर भी कह रहा था कि आप सरसों का तेल या तिल का तेल, बादाम का तेल, ऐसे को जो भी आप प्रयोग करना चाहें उसको कर सकते हैं। तो ये तो बताया मैंने आपको एक कफ के बारे में। इसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, हाँ, तो शुष्क काश में प्रयोग करके देख लेना, यदि किसी को अनुकूल पड़ता है ना, निगरानी में करना चाहिए, है ना। कभी पता लगा कि जो आपने शुष्क काश में जो कफ दिया वो जाकर के पूरा ही कफ में ही परिवर्तित हो गया, है ना, तो रोगी को देख करके बहुत सावधानी पूर्वक। देखिए, टेपरिंग की तो ऐसा है कि स्टीरॉयड कभी भी एकदम से कम तो किया नहीं जाता। मान लीजिए कि वो 10 mg ले रहा है तो 5 mg आप पहले ही दिन से कर सकते हो। एक कैप्सूल से उनको बहुत रिलीफ मिल जाता था। हाँ, तो मैंने कहा ना 10 mg ले रहे हैं तो कोई 5 कर दिया, 5 ले रहे हैं तो 2.5 कर दिया। फोराकार्ड 200 दे रहे थे, 400 नहीं दे रहे, 200 ही दे रहे थे। तो उनको मात्रा जी आप 200 मिलीग्राम का कैप्सूल दे रहे थे जी। तो 100 का कर दीजिए, फिर 100 वाला कैप्सूल 2 दिन में एक बार दीजिए, फिर 3 दिन में एक बार, फिर वीक में एक बार, ऐसे करके बंद करना। क्योंकि पहले बेटना साल लेती थी, हमको भी जानकारी नहीं थी, उनके शरीर में सब छोटे छोटे दाने वो तिल टाइप के पड़ गए, तो हमने उसको बंद करवा दिया जी। तो ये फोराकार्ड पे तो उनको रिलीफ किया, बीच बीच में गैपिंग भी करती रहती हैं, आराम रहता है। ज्यादा जब फूलता तो लेती हैं। ठीक जी, धीरे धीरे करके टेपर जी। एक और खास बात आपको बताना चाहता हूं, कफ में चना बहुत फायदा करता है। भुना हुआ चना, चने की ही रोटी, बेसन की रोटी और भुना हुआ चना। सामान्य रोटी ना खा करके बेसन की रोटी खानी चाहिए,
जो है जिनको कफ है उनके लिए कह रहा हूँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? सूखी खांसी में शीतोपलादी तो फायदा करता ही है। शीतोपलादी, प्रवाल पिष्टी, टंकण, ऐसे ही गला सूख जाता है बिना ही खांसी के, फिर खांसी तो नहीं होती। जिनको ऐसे सामान्य रूप से गला सूखता है तो या तो पित्त ज्यादा है तो गला सूखता है, नहीं तो प्रश्न नहीं ऐसे सामान्य रूप से तो सूखने का। तो हाँ, तो जरा सी खांसी रहती है और उसमें सूखता है तो उसके लिए मुलैठी सबसे अच्छा है। मुलैठी और थोड़ा मिश्र, ये बताया था ना अभी, मुलैठी और मिश्री, सौंफ, ऐसी चीजों को प्रयोग करते हैं। स्वामी जी, दिव्य धारा जो है वो डायरेक्टली न्यूबॉर्न्स को अप्लाई कर सकते हैं या स्टीम के थ्रू दे सकते हैं न्यूबॉर्न्स में? दिव्य धारा खा भी सकते हैं, गर्म पानी में 2-3 बूंद डाल के पी भी सकते हैं, बतासे में भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी सूंघ सकते हैं नाक से और नाक पे लगा सकते हैं, गले में और जहाँ है ना, और हाँ छोटे बच्चों को 1 बूंद दे सकते हैं। उन छोटे बच्चों को निमोनिया जिनको बार बार आता है उनको शीतोपलादी, प्रवाल, अभ्रक, शीतोपलादी, प्रवाल, अभ्रक, और थोड़ा इसमें जो है ज्यादा ही कमजोर है ना बच्चे तो थोड़ा उनको स्वर्ण वसंत मालती थोड़ा दे दीजिए, निमोनिया ठीक है। स्वामी जी वैसे बहुत अच्छी होती है श्रृंग भस्म, लेकिन श्रृंग भस्म क्योंकि आजकल प्रतिबंधित हो गई है इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। लेकिन श्रृंग भस्म का ऐसे बच्चों को, बहुत नाजुक परिस्थिति वालों को ऐसे, और जिनको हार्ट पेन होता है, किसी भी तरह की खांसी में, हार्ट पेन में बहुत जबरदस्त लाभ होता है, लेकिन वह भी प्रतिबंधित द्रव्य में। हाँ जी स्वामी जी, ये बच्चों में बड़ी खांसी या कुकर खांसी है, उसके जो बार बार वेग आते हैं उनको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसे सामान्य रूप से तो बताया कि यही क्वाथों में से कुछ क्वाथ ले लें जी, और इधर से सासारी, त्रिकुटा, प्रवाल, अभ्रक, ये सबसे अच्छा उपाय है ना, उसी से ठीक हो जाता है। जी जी। जो कि वो चलने फिरने पे भी सांस फूलती है, लेटे रहते हैं तो भी सांस फूलती है, तो उनको राहत नहीं मिले, ना बैठ पाते हैं, ना लेट पाते हैं, ना चल पाते हैं। तो जनरली जैसे डायग्नोसिस करते हैं कि चल फिर रहा है तो हार्ट के पेशेंट मानते हैं कि हाँ चलने फिरने पर सांस फूल रही है, लेकिन कहता है हम लेटे रहते भैया तब भी सांस फूलती है। तो उसमें आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है हम किस तरह से दें, क्या क्या दें? नहीं, चिकित्सा तो यही देनी पड़ेगी है, हार्ट भी इन्वॉल्व है साथ में जी। तो एक गोली संजीवनी की या एक गोली यदि लक्ष्मी विलास की दी तो उसके साथ 2-2 गोली जो है हृदयामृत की भी दे दीजिए जी। और कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी कराइए तो हार्ट और लंग दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। तो इसमें सर स्वामी जी श्वासार क्वाथ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं? हाँ जी जी जी। स्वामी जी, अगर किसी को प्लूरसी की प्रॉब्लम हो रही है तब उसे मतलब केवल आयुर्वेद के लिए क्या बोल सकते हैं लेने के लिए? उसमें जैसे अभी तो अपन देते नहीं है, थोड़ा उसको अभ्रक भस्म अभी मीन्स चिकित्सालयों में उपलब्ध नहीं कराई, अपन ने बना लिया, सहस्त्रपुटी दे दी तो सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म से पानी एकदम से सूख जाता है फेफड़े का। थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती की मात्रा थोड़ी बढ़ा दी है ना, तो उससे फायदा हो जाएगा एकदम से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज को मेरा चरण स्पर्श। जी स्वामी जी, हम एक पेशेंट है, एक्चुअली उसको टॉन्सिलाइटिस 1 साल से हो रहा है, तो उसको टॉन्सिल में अल्सर टाइप का भी एक स्टार्टिंग हो रहा था, तो उसको फेरिंजाइटिस भी अटैक है, तो उसके लिए थोड़ा फैलेरिया का तो फैलेरिया नहीं, फेंजाइटिस, टॉन्सिल का अटैक के लिए सबसे अच्छा होता है त्रिकुटा में बहेड़ा मिला दीजिए, त्रिकुटा, बहेड़ा, प्रवाल, और उसको सबसे अच्छा होता है बबूल का, उसको गंडूस जो कुल गरगरे करवा दे,
बबूल की छाल या बबूल की दांतों ने ले ले, उसको चूस ही लेना। मैंने तो ये प्रयोग करवाया, बबूल की दांतों को ही ले करवा दी और उसका छिलका लेके चूस लिया। तो और त्रिकुटा और ये बहेड़ा, इसको शहद में बराबर मात्रा में दे दिया और शहद में चटवा दिया तो टॉन्सिल एकदम ठीक हो जाता है। त्रिकुटा के लिए सबसे अच्छा है ये। विदेशों में तो ज्यादातर लोगों का, मैं तो हजारों लोगों से मिला हूं, ज्यादातर लोगों ने टॉन्सिल निकलवाए हुए, टॉन्सिल निकलवा ही देते हैं। और उनकी मान्यता अलग है, लेकिन जैसे वो कहते हैं अपेंडिक्स, बोले अपेंडिक्स कोई काम का नहीं, निकाल दिया तो कोई बात नहीं। अपेंडिक्स के निकालने के बाद तो मैंने ज्यादा लोगों को दिक्कत नहीं देखी है, लेकिन जो टॉन्सिल का ऑपरेशन कराते हैं उसमें से मैक्सिमम लोगों के गले खराब रहते हैं, फिर पूरी जिंदगी भर उनकी स्वर तंत्र तो बेकार हो ही जाता है, उनकी आवाज तो खराब हो ही जाती है, आवाज तो बदल ही जाती है। उनका गला टॉन्सिल तो नहीं है लेकिन ऐसे खराब रहता है हमेशा। तो ये जो टॉन्सिल का ऑपरेशन करवाने का, इधर इंडिया में तो अभी, भारत में ये प्रचलन अभी नहीं है, यहाँ तो लोग अवॉइड ही करना चाहते हैं, लेकिन विदेशों में तो मैं देखा बहुत ज्यादा ये टॉन्सिल का ऑपरेशन कराने का रिवाज है, लेकिन ये इन सामान्य चीजों से ठीक हो जाता है। स्वामी जी, जो प्लूरल इफ्यूजन की केस होती है, एलोपैथ में जैसे ड्रेन करते हैं और एंटीबायोटिक देके सुखाते हैं, तो आयुर्वेद में हम क्या करें? चूंकि हमारे पास एक पेशेंट आया था, मैंने उसका ड्रेन किया, 1 से 1.5 लीटर पानी निकला था, लेकिन अब आयुर्वेद में हम उसमें क्या अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट दें जिससे कि वो रिलीफ मिले उसको। देखो, पानी लोगों के एक तो फेफड़े में भरता है, एक पेट में भी पानी भरता है जी। अब इसको पानी को निकालने के लिए तो सर्जरी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब सर्जरी वाला सब्जेक्ट दूसरा आ गया। जब बहुत ज्यादा एक्सेस पानी हो गया तो निकाल ही देना चाहिए जी, और उस निकालने के बाद में जो अपना ट्रीटमेंट है वो देना चाहिए। पेट के लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, फेफड़े के लिए अलग तरह का। उसमें अतिरिक्त रूप से अभ्रक भस्म का और स्वर्ण वसंत मालती का थोड़ा अतिरिक्त रूप में प्रयोग करवाएंगे तो अधिक लाभ हो जाएगा उसका। स्वामी जी, हमारे चिकित्सालय में कई गरीब परिवार से भी लोग आते हैं और बच्चे आते हैं सर। तो सर, अगर ऐसे बच्चे आए जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीनेटेड जिनको अभी नहीं कराया, तो सर उसमें क्या हम कफ विकारों में कोई विशेष उनको औषधि देंगे सर? आजकल छोटे बच्चों में करीब 50% बच्चों को ये कफ, एलर्जी और ये सब प्रॉब्लम हो रही है। और बच्चों को जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोल देते हैं ये तो उम्र के साथ ठीक होगा, कि जब ये बच्चा 15-20 साल का हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। जब तक उसकी उम्र 15-20 साल की होती है तो कहते हैं इसको तो अब दमा हो गया, बोले अब तो मरने पे ठीक होगा। मैंने तो उम्र के साथ किसी भी बच्चे का अपने आप अस्थमा, कफ, एलर्जी का प्रॉब्लम ठीक होता देखा नहीं। तो जिन भी बच्चों को ये प्रॉब्लम है, एक तो उनको प्राणायाम कराना शुरू करवा दे तुरंत, और उनको अपना स्वासारी रस, उसमें सारी औषधियां हैं, अकेला स्वासारी बहुत ज्यादा मतलब उसको एक एक्यूट है कफ, तो थोड़ा उसमें स्वासारी में थोड़ा पैसा भी है उसके पास तो थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती दे दिया, नहीं तो अकेला स्वासारी पीने में, और पीने में स्वासारी प्रवाही या स्वासारी क्वाथ, ये प्रयोग उसको लगातार कराना चाहिए। और छोटे बच्चे को आधी गोली और बड़े को एक गोली गिलोय की खिला देनी चाहिए। ऐसा करने से करीब 1 साल के अंदर ही बच्चे का ये कितना ही क्रोनिक कफ हो वो पूरा ठीक हो जाता है। स्वामी जी, जो लोग अल्कोहल एडिक्टेड होते हैं, उनके अल्कोहल छोड़ने के बाद उनके पास जो अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम जो डेवलप करता है, कुछ लोगों में साइकोसिस डेवलप करता है, या फिर हाथ पैर जो कांपने लगते हैं, उस स्टेज में क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ये जो अल्कोहल वाला जो मामला है
ये बड़ा खतरनाक होता है, उनके हाथ पैर कांपना, और फिर इसके लिए उसको यदि दवाइयों से ठीक होना है तो दवाइयाँ इसमें थोड़ी मदद करेंगी। इसमें अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम ज्यादा मदद करेगा। कपालभाति अनुलोम विलोम हमने आधा आधा घंटा करा के देखा और ये पाया कि इस तरह के पेशेंट्स को उससे अद्भुत लाभ होता है। पीने की इच्छा ही नहीं होती और कॉम्प्लिकेशन नहीं आते। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज्यादा यही आता है कि हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनका दिमाग काम करता नहीं है और डिप्रेशन जैसा हो जाता है उनको, और शरीर में ताकत रहती नहीं है, तो उनको फिर वो उसी पे चले जाते हैं। पीने से कोई दवाई तो है नहीं हो कि भाई कोई ताकत आ जाएगी, हाथ पैर हिलने बंद हो जाएंगे, तो कुछ देर के लिए थोड़ा सा उसको रिलैक्स हो जाता है, फिर वही शुरू हो जाता है। तो इसमें कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम ज्यादा कराएं, अश्वगंधा का प्रयोग करें, शिलाजीत का प्रयोग करें, उसको या तो अश्वशिला कैप्सूल खिला दें, उससे उसको लाभ होगा। अश्वगंधारिष्ट है, द्राक्षासव है, ये चीजें उसको लाभ करती है ना। तो द्राक्षासव पिला दिया, तो अश्वगंधारिष्ट पिला दिया, तो उससे उसको एनर्जी भी पूरी मिल जाती है। थोड़ा सी अल्कोहल तो होती है आसव में, तो उससे थोड़ी सी पूर्ति भी हो जाती है उसकी, ज्यादा नहीं पिलाना है। फिर इसमें एक प्रयोग और देखा हमने अजवाइन का, जैसे 4-5 लीटर पानी में 4-5 लीटर पानी में 250 ग्राम अजवाइन, मतलब 250 ग्राम 300 ग्राम अजवाइन डाल दी और पका लिया। 1 लीटर बच गया तो छान के रख लिया, और वो पानी उसको थोड़ा थोड़ा पिलाते रहे। तो अजवाइन के पानी से भी ये ड्रग एडिक्शन बहुत जल्दी छूटता है। सामान्य रूप से अपना जो गुटखा का, तम्बाकू का और ये सब जो है ड्रग एडिक्शन में, जो अपने ये हरड़ की गोली है ना, अपने हरड़ पाचक, शोधित हरड़े में हरड़ जो है उसको चूसने से ही लोगों का नशा छूटता है, ये हमने देखा। तम्बाकू से लेके गुटखे से लेके शराब तक, उसका लीवर आदि भी ठीक रहता है उससे। स्वामी जी, जैसे टॉन्सिल पक जाते हैं तो उसमें पस पड़ गया, उसकी डली सी निकलती है उसके अंदर से, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया, तो क्या किया जाए इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से? अभी बता चुका हूं वैसे। अच्छा। अब आप लोग एक और सीख लो, यदि किसी को सीखना हो तो। जो है कुछ वैद्य लोग ना राख लगा के टॉन्सिल दबा देते हैं, है ना। वो गांव में जानते हैं लोग, गांव में भी जानते हैं, पकड़ के और दबा दिया, कर दिया काम, तो उससे वो एकदम साफ हो जाता है। लेकिन जो है ये टेक्निक आनी चाहिए, ऐसे नहीं किसी का गला ही दबा दो। जब ज्यादा मामला गड़बड़ हो गया तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। सामान्य रूप से तो टॉन्सिल ठीक हो जाता है, और ज्यादा ही, बहुत ज्यादा ही किसी को है और उस समय करवा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन 99% अवॉइड कर सकते हैं, मेरा कहने का तात्पर्य है टॉन्सिल में। उसमें प्राणायाम तो देखो बहुत जरूरी है। एक बात याद रख लेना, अकेले कपालभाति से टॉन्सिल सूख जाते हैं 15-20 दिन में ही। किसी किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है टॉन्सिल की, और बचपन से ही शुरू हो जाती है और बाद तक चलती रहती है, तो उसमें तो विशेष लाभ होगा। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का लाभ उठा सके। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से बाबा जी के यह शिक्षाप्रद वीडियो तुरंत प्राप्त हो सकें, जिससे आप लोग इसी तरह स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद जानकारियों का लाभ उठाते रहें। तो दोस्तों, कल फिर किसी स्वास्थ्य संबंधी शिक्षाप्रद वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।